नमस्कार। कंपनी की दुनिया में पैसा कहाँ से आता है, कैसे इस्तेमाल होता है और हाँ, किसके क्या अधिकार होते हैं, ये सवाल अक्सर उठते हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर कंपनी अधिनियम 2013 के नजरिए से। हमारा फोकस रहेगा शेयर पूंजी और ऋण पत्र पर। हाँ, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। हमारे पास इससे जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं जिनका हम सहारा लेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, हाँ, पर ये किसी भी कंपनी के कामकाज की एकदम बुनियाद है। सही कहा। हमारा मकसद है कि इन कानूनी बारीकियों को, मतलब जो लीगल प्रोविजंस है, उन्हें आसान भाषा में समझे। हाँ, कि ये शेयर और ऋण पत्र आखिर हैं क्या। कितने तरह के होते हैं, इन्हें जारी करने के नियम क्या हैं, और सबसे जरूरी, जो शेयर होल्डर्स हैं या जो पैसा उधार देते हैं, मतलब लेनदार, उनके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। और ये जानकारी सिर्फ इन्वेस्टर्स या डायरेक्टर्स के लिए ही नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। ये तो कर्मचारियों के लिए या कोई भी जो समझना चाहता है कि भाई ये कंपनियां चलती कैसे हैं, उनके लिए काम की है। हाँ, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कंपनियां फंड्स कैसे जुटाती हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये शेयर और ऋण पत्र, इनमें जो बिल्कुल बुनियादी फर्क है वो क्या है। अक्सर लोग इनमें थोड़ा उलझ जाते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सीधी सी बात है, शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। हाँ, बेशक बहुत छोटे हिस्से के। अच्छा। इसका मतलब है कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी हिस्सा मिलेगा, जैसे डिविडेंड के रूप में, या शेयर की कीमत बढ़ जाए तो। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो उसका जोखिम भी आपका। ओके। दूसरी तरफ ऋण पत्र या डिबेंचर, वो खरीदने का मतलब है आप कंपनी को कर्ज दे रहे हैं। अच्छा, आप मालिक नहीं है। नहीं, आप मालिक नहीं, आप लेनदार हैं, क्रेडिटर। आपको एक तय ब्याज मिलता रहेगा, और अगर कंपनी बंद होती है तो आपका पैसा शेयर धारकों से पहले वापस मिलेगा। तो मतलब शेयर में जोखिम ज्यादा तो मुनाफे की उम्मीद भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और ऋण पत्र में जोखिम कम और रिटर्न भी आमतौर पर, मतलब एक तय सीमा में होता है। बैलेंस शीट में भी इनको अलग अलग दिखाते हैं। और कानून इन दोनों को मिलाकर प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज कहता है। हाँ, बिल्कुल। कानून की भाषा में ये दोनों ही प्रतिभूतियां हैं। अच्छा, ये तो साफ हुआ। एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, स्टॉक। क्या शेयर और स्टॉक ये एक ही चीज हैं या इनमें कुछ फर्क है? देखिए, तकनीकी रूप से थोड़ा फर्क है। वैसे आम बोलचाल में लोग एक जैसा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, अक्सर होता है। कानून की धारा 284 कहती है कि शेयर की परिभाषा में स्टॉक भी शामिल है। पर फर्क ये है कि शेयर कंपनी की पूंजी की एक इकाई है, एक यूनिट, जिसका अपना एक अंकित मूल्य होता है, फेस वैल्यू। ठीक है। जैसे किसी ने कहा था, ये पैसे में मापा गया कंपनी में आपका हित है। स्टॉक जो है वो असल में पूरी तरह से भुगतान किए जा चुके, मतलब फुल्ली पेड अप शेयरों का एक गुच्छा, ये बंडल होता है। अच्छा, मतलब शेयरों को मिलाकर स्टॉक बनता है। हाँ, पर सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयरों को। कंपनियां पहले शेयर जारी करती हैं और बाद में अगर चाहें तो इन फुल्ली पेड अप शेयरों को स्टॉक में बदल सकती हैं। तो स्टॉक बाद में बनता है, शेयर पहले जारी होते हैं। ओके। व्यवहार में आजकल स्टॉक कम दिखता है। हाँ, आजकल शेयर ही ज्यादा चलते हैं। स्टॉक का कॉन्सेप्ट उतना आम नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब शेयरों पर ही फोकस करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? मुख्य तौर पर कंपनी एक्ट की धारा 43 के हिसाब से दो तरह के शेयर होते हैं। कौन कौन से? एक तो इक्विटी शेयर पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी वरीयता शेयर पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही लग रहा है इन्हें कुछ खास तवज्जो, कुछ वरीयता मिलती होगी। बिल्कुल सही समझा आपने। प्रेफरेंस शेयर धारकों को दो मामलों में इक्विटी वालों से पहले तरजीह मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है। किन मामलों में? पहला, लाभांश यानी डिविडेंड लेने में। उन्हें एक तय दर से या एक तय रकम का डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले दिया जाता है। अच्छा। और दूसरा, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है या अपनी पूंजी वापस कर रही है, तो उन्हें अपनी लगाई हुई पूंजी भी इक्विटी वालों से पहले वापस मिलती है। क्या उन्हें कंपनी के अतिरिक्त मुनाफे में भी हिस्सा मिल सकता है? ये निर्भर करता है। ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में लिखा हो सकता है, या जब शेयर जारी किए गए थे तब की शर्तों पर निर्भर करता है। हो भी सकता है, नहीं भी। और डिविडेंड का क्या, अगर किसी साल कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाई? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती तो प्रेफरेंस वालों का वो डिविडेंड अगले सालों के लिए जुड़ता जाता है। इसे संचयी यानी क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहते हैं।
मतलब बकाया जुड़ता जाएगा। हाँ, जब तक कि शेयर जारी करते समय साफ तौर पर यह न कहा गया हो कि ये नॉन क्यूमुलेटिव हैं, पर आम धारणा क्यूमुलेटिव की ही है। अच्छा, और क्या कोई कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही रख सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक केस भी था इस पर। कंपनी को इक्विटी शेयर रखने ही होते हैं, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर जारी करके नहीं चल सकती। ठीक है, अब आते हैं इक्विटी शेयर्स पर, खासकर वो जो विभेदक अधिकारों वाले होते हैं। डिफरेंशियल राइट्स वाले। हाँ, तो जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो सब इक्विटी शेयर है। यही कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, है ना? और ज्यादातर वोटिंग अधिकार भी इन्हीं के पास होता है। सही। इनमें भी अब दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सामान्य वोटिंग अधिकार वाले, मतलब हर शेयर पर बराबर वोटिंग पावर, पेड अप कैपिटल के अनुपात में। और दूसरे वो जिन्हें कहते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डीवीआरस। इनमें वोटिंग का अधिकार या डिविडेंड पाने का अधिकार या कोई और अधिकार सामान्य इक्विटी शेयरों से अलग हो सकता है, लेकिन उन्हें पैसा भी जुटाना है। अच्छा, तो वो कम वोटिंग वाले शेयर जारी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे शेयर जारी कर सकते हैं जिनमें शायद वोटिंग अधिकार कम हो पर डिविडेंड थोड़ा ज्यादा मिलता हो, या इसका उल्टा। दिलचस्प है। लेकिन क्या कोई भी कंपनी ऐसे डीवीआरएस जारी कर सकती है? शर्तें होंगी कुछ? हाँ बिल्कुल, शर्तें हैं, आसान नहीं है। पहली बात, कंपनी के आर्टिकल्स एओए में इसकी इजाजत होनी चाहिए। शेयर धारकों की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और ऐसे डीवीआरएस की कुल वोटिंग पावर कंपनी की कुल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब पिछले 3 सालों में उसने अपने एनुअल अकाउंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट न किया हो। ओके। और डिविडेंड चुकाने या डिपॉजिट या उसके ब्याज चुकाने या डिबेंचर या लोन चुकाने में कोई मौजूदा डिफॉल्ट ना चल रहा हो। अगर कोई डिफॉल्ट था भी तो उससे ठीक हुए 5 साल बीत चुके हों। और भी कुछ? हाँ, पिछले 3 सालों में कंपनी पर सेबी, आरबीआई या किसी और रेगुलेटर ने कोई जुर्माना न लगाया हो। और एक बात, आप मौजूदा सामान्य इक्विटी शेयरों को डीवीआरएस में नहीं बदल सकते, नहीं डीवीआरएस को सामान्य में। अच्छा, ये भी है। जी, और बोर्ड रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा करना पड़ता है। ठीक है, अब शेयर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। आजकल तो सब डीमैट है, तो क्या फिजिकल सर्टिफिकेट का कोई महत्व बचा है? महत्व तो है। कानूनी तौर पर अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो शेयर सर्टिफिकेट ही आपके मालिकाना हक का पहला सबूत है, मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस। उस पर किसके दस्तखत होते हैं? पहले कंपनी की कॉमन सील लगती थी, पर अब वो जरूरी नहीं। अब कम से कम 2 डायरेक्टरों के दस्तखत या 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के दस्तखत चाहिए होते हैं। लेकिन ज्यादातर तो डीमैट ही हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल ज्यादातर शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी डीमैट फॉर्म में होते हैं। उस केस में जो डिपॉजिटरी है जैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल, उनका रिकॉर्ड ही आपके मालिकाना हक का सबूत माना जाता है। क्या डीमैट अनिवार्य है? हाँ, लिस्टेड कंपनियों के लिए तो है ही। अब तो नियम 9A के तहत जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं उनके लिए भी अपने शेयर डीमैट फॉर्म में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर किसी का फिजिकल सर्टिफिकेट खो जाए या खराब हो जाए? तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के नियम है। आपको कारण बताना होगा, कुछ फीस देनी होगी जो अधिकतम 50 रुपये प्रति सर्टिफिकेट हो सकती है, और कंपनी को एक तय समय सीमा में, जैसे अनलिस्टेड के लिए 3 महीने, लिस्टेड के लिए 45 दिन, डुप्लीकेट जारी करना होगा। और अगर कोई धोखाधड़ी से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा ले तो? आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं। इसमें सजा बहुत सख्त है, जैसा आपने कहा। धारा 466(5) के तहत कंपनी पर जुर्माना लगता है शेयर के फेस वैल्यू का कम से कम 5 गुना और ज्यादा से ज्यादा 10 गुना या 10 करोड़ रुपए, जो भी ज्यादा हो। बाप रे, काफी ज्यादा है। हाँ, और जो ऑफिसर इसमें शामिल हैं उस पर धारा 447 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा चलता है, जिसमें जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कानून इस मामले में बहुत गंभीर है। अब आते हैं अधिकारों पर। शेयरधारकों के वोटिंग राइट्स कैसे तय होते हैं? देखिए, धारा 47 के अनुसार इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की मीटिंग में हर प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार होता है। हर प्रस्ताव पर? हाँ, हर रेजोल्यूशन पर। और अगर वोटिंग पोल के जरिए होती है, मतलब हर शेयर का वोट गिना जाता है, तो उनकी वोटिंग पावर उनकी पेड अप इक्विटी कैपिटल के अनुपात में होती है। जिसके पास ज्यादा शेयर, उसके वोट की ज्यादा वैल्यू। और प्रेफरेंस शेयर धारकों का क्या उन्हें भी वोटिंग राइट है? उनका अधिकार सीमित है। वो सिर्फ उन्हीं प्रस्तावों पर वोट कर सकते हैं जो सीधे उनके अधिकारों या हितों को प्रभावित करते हों। जैसे उनके डिविडेंड से जुड़ा कोई मामला हो, या उनकी पूंजी वापसी या कमी का प्रस्ताव हो, या कंपनी के वाइंडिंग अप का। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पेंच है। वो क्या? अगर प्रेफरेंस शेयर धारकों को उनका तय डिविडेंड लगातार 2 साल या उससे ज्यादा समय तक नहीं मिला है, हाँ, तो फिर उन्हें कंपनी की मीटिंग में हर प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार मिल जाता है, बिल्कुल इक्विटी शेयर धारकों की तरह। अरे वाह, ये तो उनके लिए एक तरह का हथियार हो गया।
हाँ, उनके हितों की रक्षा के लिए ये प्रावधान है। और जब दोनों तरह के शेयरधारक वोट करते हैं तो वोटिंग पावर उनकी पेड अप कैपिटल के अनुपात में गिनी जाती है। अच्छा, ये तो हुई अधिकारों की बात। क्या कंपनी एक बार शेयर जारी करने के बाद इन अधिकारों को बदल सकती है? मान लीजिए प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड रेट कम करना चाहे। हाँ, बदल तो सकती है। धारा 48 इसकी इजाजत देती है, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी प्रक्रिया काफी जटिल और सख्त रखी गई है। क्या प्रक्रिया है? पहली बात तो कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में इसका प्रावधान होना चाहिए, या फिर शेयर जारी करते समय के शर्तों में इसे मना न किया गया हो। ठीक है। रहे मान लीजिए प्रेफरेंस शेयरधारक, तो उस क्लास के कम से कम 3/4 मूल्य के शेयरधारकों की लिखित सहमति चाहिए। 75%, काफी ज्यादा है। हाँ, या फिर उनकी एक अलग मीटिंग बुलानी होगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, जिसके लिए भी 75% बहुमत चाहिए। और अगर इस बदलाव से किसी और क्लास पर भी असर पड़ रहा हो, जैसे इक्विटी वालों पर? तो उनकी भी इसी तरह 75% सहमति या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। बाप रे, ये तो मुश्किल होगा। और अगर कुछ शेयरधारक राजी ना हो तो? हाँ, ये भी मुमकिन है। अगर कम से कम 10% शेयरधारक जिनके अधिकार बदले जा रहे हैं इस बदलाव से सहमत नहीं हैं, तो वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील कर सकते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में। इसके लिए उन्हें रेजोल्यूशन पास होने के 21 दिनों के अंदर अपील करनी होती है। और फिर NCLT मामले को सुनता है। अगर उसे लगता है कि बदलाव ठीक नहीं है या अन्यायपूर्ण है तो वो उसे रद्द कर सकता है। बदलाव तभी लागू होगा जब NCLT उसे कंफर्म कर दे, और NCLT का फैसला सभी पर बाध्यकारी होता है। क्या किसी केस में ये स्पष्ट हुआ है कि क्या अधिकारों में बदलाव माना जाएगा और क्या नहीं? हाँ, कुछ अदालती फैसलों से ये साफ हुआ है। जैसे अगर कंपनी मौजूदा प्रेफरेंस शेयरों जैसी ही शर्तों पर नए प्रेफरेंस शेयर्स जारी करती है तो उसे पुराने वालों के अधिकारों में बदलाव नहीं माना जाता। अच्छा। इसी तरह अगर कंपनी शेयर रद्द करती है या कैपिटल कम करती है, जिसकी अपनी अलग प्रक्रिया है, तो उसे भी अधिकारों में वेरिएशन नहीं माना जाता। ठीक है। अब आते हैं पैसा जुटाने के तरीके पर। शेयर जारी करते समय क्या कंपनी उन्हें फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पर बेच सकती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। धारा 52 इसकी इजाजत देती है। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, बाजार में मांग है, तो वो अपने शेयर अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू से ज्यादा पर जारी कर सकती है। इस अतिरिक्त पैसे का क्या होता है? ये जो अतिरिक्त पैसा मिलता है, चाहे कैश में मिले या किसी और रूप में, उसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जमा करना होता है। क्या कंपनी इसे किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, इसका इस्तेमाल सीमित है। कानून बताता है कि इस पैसे का उपयोग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ? जैसे शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए, कंपनी शुरू करने के जो शुरुआती खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए, शेयर या डिबेंचर जारी करने में जो खर्चे हुए या कमीशन दिया, उसे राइट ऑफ करने के लिए। ओके। या फिर जब आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वापस खरीदते हैं, रिडीम करते हैं, तो उस पर जो प्रीमियम देना पड़ता है उसका भुगतान करने के लिए। और अपने ही शेयर वापस खरीदने यानी बायबैक धारा 68 के तहत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, कुछ कंपनियों पर जो खास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, उन पर इसके इस्तेमाल पर कुछ और प्रतिबंध भी हो सकते हैं। ठीक है। प्रीमियम पर तो ठीक है, क्या फेस वैल्यू से कम पर यानी डिस्काउंट पर शेयर जारी हो सकते हैं? नहीं, आमतौर पर बिल्कुल नहीं। धारा 53 इस पर साफ रोक लगाती है। डिस्काउंट पर शेयर जारी करना प्रतिबंधित है। अगर कोई करे तो ऐसा इशू ही अवैध माना जाएगा। कोई अपवाद नहीं? 2 अपवाद है। पहला है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर RBI की किसी अप्रूव्ड स्कीम के तहत, जैसे किसी बीमार कंपनी को बचाने की योजना या लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत किसी कर्ज को शेयरों में बदला जा रहा हो, तब डिस्काउंट पर इशू हो सकता है। और अगर कोई कंपनी इन अपवादों के बिना डिस्काउंट पर शेयर जारी कर दे तो उसे वो पैसा जो शेयर खरीदने वालों से लिया है, ब्याज के साथ वापस करना होगा। ब्याज दर भी काफी ऊंची है, 12% प्रति वर्ष। और जुर्माना? हाँ, कंपनी और उसके दोषी अधिकारियों पर जुर्माना भी लगता है। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या है? नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, स्वेट मतलब पसीना, मेहनत। तो स्वेट इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर हैं जो कंपनी अपने डायरेक्टरों या कर्मचारियों को जारी करती है। किस लिए? या तो डिस्काउंट पर जारी करती है, या फिर कैश के बदले नहीं बल्कि किसी और चीज के बदले। जैसे उनकी किसी खास योगदान, उनकी जानकारी, नो हाउ, उनके बनाए किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कोई पेटेंट या कॉपीराइट, या किसी और तरीके से जिससे कंपनी को वैल्यू मिली हो उसके बदले में। अच्छा,
ये तो कर्मचारियों को जोड़ने और इनाम देने का अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल, उन्हें कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनाने का एक तरीका है। धारा 288 इसे डिफाइन करती है और धारा 54 इसके इशू की बात करती है। क्या इसके लिए भी कोई खास शर्तें या नियम हैं? हाँ, कई शर्तें हैं। पहली बात तो ये उसी क्लास के शेयर होने चाहिए जो कंपनी पहले ही जारी कर चुकी है। ठीक है। दूसरा, इसके लिए शेयर धारकों से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। उस रेजोल्यूशन में साफ बताना होता है कि कितने शेयर किस कीमत पर या किस नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले और किन डायरेक्टरों या कर्मचारियों को जारी किए जा रहे हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नियम अलग हैं? हाँ, लिस्टेड कंपनियों को सेबी के नियम मान्य होते हैं और बाकी कंपनियों को कंपनीज एक्ट के नियम 8 का पालन करना होता है। पहले शायद 1 साल वाली शर्त थी। हाँ, पहले एक नियम था कि कंपनी को कारोबार शुरू किए कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, तभी वो स्वेट इक्विटी जारी कर सकती है। पर अब वो शर्त हटा दी गई है। कोई लिमिट भी है कि कितने जारी कर सकते हैं? हाँ, लिमिट्स है। नियम 8 के अनुसार 1 साल में आप अपनी पेड अप इक्विटी कैपिटल के 15% तक या 5 करोड़ रुपए के मूल्य तक, जो भी ज्यादा हो, उतने स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं। और कुल मिला के कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल के 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर नहीं हो सकते। हाँ, स्टार्टअप कंपनियों के लिए इसमें थोड़ी छूट है, वो पहले 10 साल तक 50% तक जारी कर सकती हैं। क्या इन शेयरों को तुरंत बेचा जा सकता है? नहीं, इन पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब मिलने के 3 साल तक आप इन्हें बेच नहीं सकते। और इनका वैल्यूएशन कैसे होता है? खासकर जब कैश के बदले ना दिए जा रहे हों। इनका वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना अनिवार्य है। वही तय करता है कि जो नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी कीमत क्या है। और इसका हिसाब किताब कैसे दिखाते हैं? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नियमों में बताया गया है। बोर्ड रिपोर्ट में भी इसकी पूरी जानकारी देनी होती है और एक रजिस्टर फॉर्म SH3 मेंटेन करना होता है, जिसमें सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स का ब्यौरा होता है। अच्छा, वापस प्रेफरेंस शेयरों पर आते हैं। आपने बताया था कि उन्हें रिडीम करना होता है। क्या कोई कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है जिन्हें कभी रिडीम ही ना करना पड़े, मतलब परमानेंट? नहीं, अब नहीं। कंपनी एक्ट 2013 ने इररिडीमेबल यानी अशोध्य प्रेफरेंस शेयर जारी करने पर रोक लगा दी है, धारा 55(1). तो अब सिर्फ रिडीमेबल ही जारी हो सकते हैं? हाँ, धारा 55(2) के तहत कंपनियां सिर्फ शोध्य यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही जारी कर सकती हैं। इन्हें जारी करने और रिडीम करने की क्या शर्तें हैं? पहली बात, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसकी इजाजत होनी चाहिए। ठीक है। इन्हें अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। सिर्फ 20 साल? हाँ, आमतौर पर। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगी है तो उन्हें 30 साल तक की अवधि के लिए जारी करने की छूट है। उसमें भी कोई शर्त है? हाँ, उस केस में 21वें साल से उन्हें हर साल कम से कम 10% शेयरों को रिडीम करना शुरू करना होता है। और जारी करने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी? हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। और यह भी जरूरी है कि कंपनी ने पहले से कोई रिडेम्पशन या डिविडेंड पेमेंट में डिफॉल्ट न किया हो। रिडीम करने के लिए पैसा कहां से आएगा? 2 मुख्य स्रोत हैं। या तो कंपनी के वो मुनाफे जो डिविडेंड बांटने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या फिर खास इसी मकसद के लिए जारी किए गए नए शेयरों से मिली रकम, प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। और क्या शर्त है? यह बहुत जरूरी है कि जिन प्रेफरेंस शेयरों को रिडीम किया जाना है वो फुल्ली पेड अप हों। पार्टली पेड अप शेयर रिडीम नहीं हो सकते। आपने बताया था कि अगर मुनाफे से रिडीम करते हैं तो एक रिजर्व बनाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अगर रिडेम्पशन मुनाफे से किया जा रहा है तो जितने अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू के शेयर रिडीम किए जा रहे हैं उतनी ही रकम कंपनी को एक खास रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। क्या नाम है उसका? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कंपनी की कैपिटल बेस को बनाए रखना। क्योंकि अब मुनाफे का इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल वापस करने के लिए, तो उतनी रकम कैपिटल नेचर के रिजर्व में चली जाती है। और इस CRR का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? धारा 55(4) कहती है कि CRR का इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए हो सकता है, कंपनी अपने सदस्यों को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर जारी करने के लिए। अच्छा, और अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना हो तो? हाँ, अगर शेयर प्रीमियम पर रिडीम किए जाने हैं तो उस प्रीमियम का इंतजाम या तो कंपनी के मुनाफे से करना होगा या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। कुछ कंपनियों के लिए सिर्फ मुनाफे से ही करने का नियम है। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी तय समय पर प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर पाती या उनका डिविडेंड नहीं दे पाती,
ऐसा हो सकता है? हाँ, मुश्किल हालात में ऐसा हो सकता है। धारा 55(3) स्थिति से निपटती है। तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर धारकों में से कम 3/4 3/4 इन वैल्यू की सहमति लेकर और ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की मंजूरी से हाँ। जितनी रकम बकाया है, मूलधन और डिविडेंड मिलाकर उतने ही मूल्य के नए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है। एक तरह से पुरानी की जगह नई शेयर। और जो शेयरधारक इसके लिए राजी ना हो? ट्रिब्यूनल उनकी बात सुनेगा और यह आदेश दे सकता है कि जो शेयरधारक सहमत नहीं है, उनके शेयरों का भुगतान तुरंत किया जाए। ये तो ठीक है। अब बात करते हैं शेयरों के एक हाथ से दूसरे हाथ जाने की, मतलब खरीदने बेचने की। आपने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का जिक्र किया था, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ट्रांसफर यानी हस्तांतरण ये एक स्वैच्छिक काम है। मतलब जब एक शेयरधारक अपनी मर्जी से अपने शेयर किसी और को बेचता है या गिफ्ट करता है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी हस्तांतरण विलेख भरना होता है। आमतौर पर यह फॉर्म SH4 होता है। इस पर बेचने वाले यानी ट्रांसफरर और खरीदने वाले यानी ट्रांसफरी दोनों के दस्तखत होते हैं। और फिर इस फॉर्म को शेयर सर्टिफिकेट के साथ, अगर फिजिकल है तो स्टैंप ड्यूटी लगाकर कंपनी के पास जमा करना होता है। ये काम फॉर्म पर तारीख डालने के 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन यानी पारेषण ये कानून के कारण अपने आप होता है। ये स्वैच्छिक नहीं है। जैसे किसी शेयरधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके शेयर उसके कानूनी वारिस लीगल हेयर को मिल जाते हैं, या कोई शेयरधारक दिवालिया हो जाए या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, लुनैटिक हो जाए, तो उसके शेयर उसके रिसीवर या गार्जियन को चले जाते हैं। इसमें ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती? नहीं, इसमें ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए। सिर्फ मालिकाना हक का सबूत जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश कंपनी को देना होता है। अच्छा, क्या कानूनी वारिस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाए बिना भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कानून कहता है कि ट्रांसमिशन के बाद कानूनी प्रतिनिधि उसी तरह शेयर ट्रांसफर कर सकता है जैसे मूल शेयरधारक कर सकता था, भले ही उसका नाम अभी रजिस्टर में दर्ज ना हुआ हो। ये सर्टिफिकेट जारी करने की समय सीमाएं क्या हैं अगर शेयर ट्रांसफर हुए तो? धारा 56 में समय सीमाएं दी गई हैं। अगर कंपनी ने नए शेयर अलॉट किए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर और डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर जारी हो जाना चाहिए। और ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के केस में? उस केस में ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की सूचना मिलने के 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाना चाहिए। अगर कंपनी देरी करे तो? तो कंपनी और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना है जो 50,000 रुपए तक हो सकता है। धोखाधड़ी के बारे में क्या? जैसे कोई डिपॉजिटरी फ्रॉड करे या किसी और के शेयर अपने नाम करवा ले? डिपॉजिटरी द्वारा धोखाधड़ी पर तो धारा 447 फ्रॉड की सजा लगती ही है। साथ में डिपॉजिटरी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है। और अगर कोई जानबूझकर किसी और शेयरधारक का रूप धारण करके शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर्सोनेशन, तो धारा 57 के तहत उसे 1 से 3 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जाली दस्तखत करके ट्रांसफर हो तो? फोर्ज ट्रांसफर? जाली हस्तांतरण यानी फोर्ज ट्रांसफर पूरी तरह से अमान्य होता है। उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, नल एंड वॉइड। अच्छा, और अगर कंपनी शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करने से ही मना कर दे तो क्या शेयर होल्डर कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। नियम अलग अलग हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने आर्टिकल्स के तहत ट्रांसफर रोक सकती है, लेकिन उसे 30 दिनों के अंदर इनकार की सूचना कारण सहित भेजनी होगी। और पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल माने जाते हैं। वो बिना किसी पर्याप्त कारण, सफिशिएंट कॉज के ट्रांसफर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। अगर मना कर दे या जवाब ना दे? और ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में अपील कर सकता है। प्राइवेट कंपनी के केस में इनकार की सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर या सूचना न मिले तो 60 दिन के अंदर। पब्लिक कंपनी के केस में सूचना मिलने के 60 दिन या सूचना न मिले तो 90 दिन के अंदर। और ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को सुनेगा और अगर उसे लगता है कि इनकार गलत है तो वो कंपनी को 10 दिन के अंदर ट्रांसफर रजिस्टर करने का आदेश दे सकता है या फिर वो अपील खारिज भी कर सकता है। और अगर रजिस्टर में कोई गलती हो, जैसे नाम गलत लिख दिया या हटा दिया? हाँ, अगर कंपनी के मेंबर रजिस्टर में किसी का नाम बिना पर्याप्त कारण के गलत तरीके से डाल दिया गया है या हटा दिया गया है या एंट्री करने में बेवजह देरी हो रही है, तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति या कंपनी खुद रजिस्टर को ठीक करवाने यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। धारा 59। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में होने वाले बदलावों की।
कंपनियां अपनी पूंजी कैसे बदल सकती हैं? हाँ, धारा 61 में इसके तरीके बताए गए हैं। एक लिमिटेड कंपनी अगर उसके आर्टिकल्स इजाजत देते हैं तो साधारण प्रस्ताव ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कई काम कर सकती है। जैसे? अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ा सकती है, अपने मौजूदा शेयरों को मिलाकर बड़े डिनोमिनेशन के शेयर बना सकती है, कंसोलिडेशन, या बड़े शेयरों को तोड़कर छोटे डिनोमिनेशन के शेयर बना सकती है, सब डिविजन। और अपने फुल्ली पेड अप शेयरों को स्टॉक में बदल सकती है या स्टॉक को वापस फुल्ली पेड अप शेयरों में बदल सकती है, या फिर ऐसे शेयर जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं उन्हें रद्द कर सकती है, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है? हाँ, धारा 64 के तहत कैपिटल में ऐसा कोई भी बदलाव करने के 30 दिनों के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को फॉर्म SH7 में सूचना देनी होती है। अच्छा, और जब कंपनी नए शेयर जारी करती है, क्या उससे पहले मौजूदा शेयरधारकों को मौका देना होता है? हाँ, ये जरूरी है। धारा 62 के अनुसार जब भी कंपनी अतिरिक्त शेयर पूंजी जारी करती है, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, तो उसे सबसे पहले मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को शेयर खरीदने का प्रस्ताव देना होता है। किस अनुपात में? उनके पास जितने शेयर हैं उसी अनुपात में, प्रो राटा बेसिस। इसे राइट्स इशू कहते हैं। इसके लिए कितना समय देना होता है शेयरधारकों को? नोटिस भेजकर उन्हें कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय देना होता है ऑफर स्वीकार करने के लिए। नियम 12A के तहत कुछ मामलों में न्यूनतम 7 दिन भी हो सकते हैं। अगर वो तय समय में जवाब नहीं देते तो माना जाता है कि उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। क्या शेयरधारक अपना ये अधिकार किसी और को दे सकते हैं? हाँ, उन्हें ये अधिकार होता है कि वो चाहें तो पूरा या आधा अधूरा ऑफर खुद स्वीकार करें या फिर अपना अधिकार किसी और व्यक्ति के पक्ष में त्याग दें, रिनाउंस। राइट्स इशू के अलावा और कैसे शेयर जारी हो सकते हैं? कंपनी अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम ESOP के तहत शेयर दे सकती है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन और नियम 12 या सेबी रेगुलेशंस का पालन करना होता है। और या फिर कंपनी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मौजूदा शेयरधारक हो या ना हो, तरजीही आधार पर यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए शेयर जारी कर सकती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, और अगर ये शेयर कैश के अलावा किसी और चीज के बदले दिए जा रहे हैं तो उनका वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराना पड़ता है। बोनस शेयर के बारे में भी बताइए, वो कैसे जारी होते हैं? बोनस शेयर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में देती है, उनके पास मौजूद शेयरों के अनुपात में। ये एक तरह से मुनाफे को कैपिटलाइज करने का तरीका है। पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? धारा 63 बताती है कि बोनस शेयर कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स जैसे जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR से जारी कर सकती है। किसी रिजर्व से नहीं कर सकते? हाँ, एसेट को रिवैल्यू करके बनाए गए रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस शेयर्स जारी नहीं किए जा सकते। और क्या शर्तें हैं बोनस इशू की? आर्टिकल्स में इजाजत होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर शेयर धारकों की आम सभा में मंजूरी, साधारण प्रस्ताव लेनी होती है। कंपनी ने अपने किसी भी लोन, डिपॉजिट या सांविधिक बकाये स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो। और ये भी जरूरी है कि अगर कंपनी के कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो बोनस इशू से पहले उन्हें फुली पेड अप बना लिया जाए। क्या एक बार घोषणा के बाद बोनस इशू रोका जा सकता है? नहीं, नियम 14 कहता है कि एक बार बोर्ड में बोनस इशू की घोषणा कर दी तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं बायबैक पर, मतलब कंपनी का अपने ही शेयर वापस खरीदना। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं और कैसे? ये धारा 68 में है शायद। हाँ, धारा 68। बायबैक मतलब कंपनी अपनी ही सिक्योरिटीज, शेयर या अन्य निर्दिष्ट सिक्योरिटीज को बाजार से या शेयर धारकों से वापस खरीदती है। ROE सुधारना चाहती है या प्रमोटरों की होल्डिंग बढ़ाना चाहती है। पैसा कहाँ से आता है बायबैक के लिए? स्रोत वही हैं, कंपनी के फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर किसी दूसरी तरह के शेयर या सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर्स जारी करने से मिली रकम। उसी तरह के शेयर जारी करके मिले पैसे से? नहीं, उसी तरह के शेयर या सिक्योरिटीज जारी करके मिले पैसे से आप बायबैक नहीं कर सकते। क्या बायबैक पर कोई सीमाएं या शर्तें हैं? हाँ, बहुत सारी शर्तें हैं। पहली, आर्टिकल्स में इजाजत होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। हाँ, अगर बायबैक कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 10% या उससे कम का है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है। और कितनी मात्रा में कर सकते हैं? कुल बायबैक सभी प्रकार की सिक्योरिटीज मिलाकर किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। और सिर्फ इक्विटी शेयरों के लिए? सिर्फ इक्विटी शेयरों का बायबैक एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता।
कोई कर्ज की सीमा? हाँ, बायबैक के बाद कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन मिलाकर सामान्यतः 2.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार कुछ कंपनियों के लिए अलग रेशियो नोटिफाई कर सकती है। और शेयर कैसे होने चाहिए? जिन शेयरों का बायबैक किया जाना है वो फुली पेड अप होने चाहिए। प्रक्रिया क्या है इसकी? लिस्टेड कंपनियों को सेबी के नियम मान्य होते हैं, अनलिस्टेड को कंपनी एक्ट के नियम 17। स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है जिसमें सारी जानकारी होती है। कंपनी को एक शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म SH9 में देनी होती है, जिस पर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। इसे ROC और सेबी अगर लिस्टेड है के पास फाइल करना होता है। ये घोषणा 1 साल तक वैध रहती है। कितने समय में पूरा करना होता है? बायबैक का प्रोसेस स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। खरीदते कैसे हैं शेयर? कई तरीके हैं। मौजूदा शेयरधारकों से उनके अनुपात में, टेंडर ऑफर, खुले बाजार से, ओपन मार्केट, या उन कर्मचारियों से जिन्हें ESOP या स्वेट इक्विटी के तहत शेयर मिले थे। खरीदे गए शेयरों का क्या होता है? बायबैक पूरा होने के 7 दिनों के अंदर उन शेयरों को फिजिकली नष्ट करना होता है। क्या बायबैक के तुरंत बाद नए शेयर जारी कर सकते हैं? नहीं, बायबैक पूरा होने के 6 महीने तक कंपनी उसी तरह के नए शेयर, जैसे इक्विटी शेयर का बायबैक किया तो नए इक्विटी शेयर जारी नहीं कर सकती। हाँ, बोनस इशू या कन्वर्जन वगैरह पे ये रोक लागू नहीं होती। इसका रिकॉर्ड रखना होता है? हाँ, एक रजिस्टर फॉर्म SH10 मेंटेन करना होता है और बायबैक पूरा होने के 30 दिन के अंदर ROC को एक रिटर्न फॉर्म SH11 फाइल करना होता है। क्या इसमें भी CRR बनता है? हाँ, धारा 69 कहती है कि अगर बायबैक कंपनी के फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से किया गया है तो जितने अंकित मूल्य के शेयर वापस खरीदे गए हैं उतनी रकम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR में ट्रांसफर करनी होगी, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की तरह। क्या कभी बायबैक पर रोक भी लग सकती है? हाँ, धारा 70 कुछ स्थितियों में बायबैक पर रोक लगाती है। जैसे? कंपनी अपनी किसी सब्सिडियरी कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए बायबैक नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने डिपॉजिट या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन या उनका ब्याज डिविडेंड चुकाने में डिफॉल्ट किया है या कोई लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट ठीक होने के 3 साल बाद तक बायबैक नहीं कर सकती। या अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न धारा 92, डिविडेंड घोषणा भुगतान धारा 123, 127 या एनुअल अकाउंट्स धारा 129 से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है तो भी बायबैक नहीं कर सकती जब तक वो डिफॉल्ट ठीक ना हो जाए। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। एक और चीज होती है शेयर पूंजी में कमी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये धारा 66 में है। ये बायबैक से कैसे अलग है? हाँ, ये बायबैक से अलग है। बायबैक में कंपनी शेयर खरीदकर उन्हें खत्म करती है, लेकिन वो पूंजी की वापसी का एक तरीका है। पूंजी में कमी, रिडक्शन, ज्यादा फंडामेंटल बदलाव है। इसमें कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को ही कम करती है। क्यों करती है ऐसा? इसके कई तरीके और कारण हो सकते हैं, जैसे शेयरों पर जो पैसा अभी तक मांगा नहीं गया है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, उस देनदारी को खत्म करना, या ऐसी पेड अप कैपिटल को रद्द करना जो डूब चुकी है या जिसके बदले कंपनी के पास कोई एसेट नहीं बची है, जैसे भारी नुकसान होने पर। या फिर कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा पूंजी है तो वो उसे शेयरधारकों को लौटा सकती है, पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल। इसकी प्रक्रिया क्या है? ये ज्यादा गंभीर लगता है ना? हाँ, ये ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे सीधे कंपनी की कैपिटल कम होती है जिसका असर लेनदारों, क्रेडिटर्स पर पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए न सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए बल्कि ट्रिब्यूनल NCLT की कंफर्मेशन यानी पुष्टि भी अनिवार्य है। ट्रिब्यूनल कैसे पुष्टि करता है? ट्रिब्यूनल सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजता है, केंद्र सरकार, ROC, सेबी अगर लिस्टेड है, और कंपनी के लेनदारों को। वो उनकी आपत्तियां सुनता है। लेनदारों का क्या? ट्रिब्यूनल ये सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदारों के हितों की रक्षा हो, या तो उनका कर्ज चुका दिया गया हो, या उनकी सहमति ले ली गई हो, या उनकी रकम को सुरक्षित कर दिया गया हो। ट्रिब्यूनल कुछ शर्तें भी लगा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नियमों के अनुसार होना चाहिए। और जब ट्रिब्यूनल कंफर्म करते तब उसके आदेश की सर्टिफाइड कॉपी ROC के पास फाइल करनी होती है और तभी पूंजी में कमी प्रभावी मानी जाती है। क्या इससे सदस्य की देनदारी पर असर पड़ता है? हाँ, पूंजी कम होने के बाद सदस्य की देनदारी भी कम हो जाती है। अगर कोई लेनदार छूट गया हो नोटिस से? कानून में उसके लिए भी उपाय हैं
और अगर कमी की प्रक्रिया में कंपनी या किसी अधिकारी ने जानबूझकर कोई जानकारी छुपाई या गलत बयानी की तो उन पर धारा 447 फ्रॉड के तहत कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, एक और मिलती-जुलती रोक है धारा 67 में। हाँ, धारा 67 कंपनी को अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए किसी को लोन देने या कोई वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से रोकती है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे बैंक अपने सामान्य कारोबार में लोन दे सकते हैं या कंपनी अपनी कर्मचारी कल्याण योजनाओं एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के तहत ट्रस्ट को पैसा दे सकती है या कर्मचारियों को उनकी नौकरी के हिस्से के रूप में शेयर खरीदने के लिए लोन दे सकती है, कुछ शर्तों के साथ। समझ गए। अब आखिर में थोड़ी बात करते हैं ऋण पत्रों यानी डिबेंचर्स की। ये भी तो पैसा जुटाने का अहम जरिया है। इनके बारे में मुख्य बातें क्या हैं? बिल्कुल। डिबेंचर, जैसा हमने शुरू में कहा, कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज का एक सबूत है। धारा 230 इसे परिभाषित करती है। इसमें डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति शामिल हो सकती है, चाहे वो कंपनी की संपत्ति पर चार्ज यानी गिरवी रखती हो या नहीं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इनमें आमतौर पर एक तय दर से ब्याज मिलता है। इन्हें एक निश्चित समय के बाद रिडीम यानी वापस चुकाया जाता है। डिबेंचर धारकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। धारा 71(2). ये सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं। क्या डिबेंचर को शेयरों में बदला जा सकता है? हाँ, कंपनी ऐसे डिबेंचर्स जारी कर सकती है जिन्हें बाद में शेयरों में बदलने का विकल्प हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन इसके लिए शेयरधारकों से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना जरूरी होता है। धारा 71(1). आपने सुरक्षित डिबेंचर का जिक्र किया, इनके लिए क्या खास नियम है? हाँ, सुरक्षित डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर्स जारी करने के लिए धारा 71(3) और नियम 18 में कुछ खास शर्तें हैं। जैसे? इनकी रिडेम्पशन अवधि आम तौर पर जारी करने की तारीख से 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों, इंफ्राडेट फंड कंपनियों आदि के लिए ये अवधि 30 साल तक हो सकती है। और सुरक्षा के लिए? डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। कंपनी को उनकी नियुक्ति करनी होती है और उनके पक्ष में कंपनी की संपत्ति पर पर्याप्त चार्ज बनाना होता है। एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी बनानी होती है फॉर्म SH12 में। और क्या कंपनी को कोई रिजर्व भी बनाना पड़ता है? हाँ, कई कंपनियों को, सबको नहीं, नियम 18(7) में छूट दी गई है, अपने मुनाफे से एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR बनाना होता है। ये CRR जैसा है? हाँ, मकसद वही है, रिडेम्पशन के लिए फंड सुनिश्चित करना। कितना DRR बनाना है ये कंपनी के प्रकार और इशू के प्रकार पर निर्भर करता है। साथ ही हर साल 30 अप्रैल तक उस साल 31 मार्च तक मैच्योर होने वाले डिबेंचर की रकम का कम से कम 15% हिस्सा खास तरह के निवेशों में जमा करना या निवेश करना होता है। ये डिबेंचर ट्रस्टी की भूमिका क्या है? विस्तार से बताइए। डिबेंचर ट्रस्टी धारा 71(5)(7) बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर जब डिबेंचर 500 से ज्यादा लोगों को जारी किए गए हों, तब नियुक्ति अनिवार्य है। उनका मुख्य काम है डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करना। कैसे करते हैं वो ये देखते हैं कि कंपनी ने जो संपत्ति चार्ज पर रखी है वो पर्याप्त है या नहीं और सुरक्षित है या नहीं। वो सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी इशू की शर्तों का पालन कर रही है। वो डिबेंचर धारकों की शिकायतें सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। वो डिबेंचर धारकों की मीटिंग बुला सकते हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी भी होती है? हाँ, अगर वो लापरवाही करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि ट्रस्ट डीड में उन्हें कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है, लेकिन घोर लापरवाही, ग्रॉस नेग्लिजेंस या विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए दी गई छूट तब तक मान्य नहीं होती जब तक 75% डिबेंचर धारक लिखित में सहमत न हो। क्या वो कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि कंपनी की संपत्ति अपर्याप्त हो गई है या होने वाली है, या कंपनी डिबेंचर का मूलधन या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो सकती है, तो वो ट्रिब्यूनल NCLT में याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 71(9). और कंपनी का क्या कर्तव्य है? कंपनी का कर्तव्य है कि वो डिबेंचर का ब्याज और मूलधन समय पर चुकाए। धारा 71(8). अगर न चुकाए तो ट्रिब्यूनल डिबेंचर धारक या ट्रस्टी की अर्जी पर कंपनी को तुरंत भुगतान करने का आदेश दे सकता है। धारा 71(10). क्या डिबेंचर के अनुबंध को लागू करवाया जा सकता है? हाँ, धारा 71(12) कहती है कि डिबेंचर जारी करने के अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। मतलब कोर्ट कंपनी को अनुबंध पूरा करने का आदेश दे सकती है। तो कुल मिलाकर हमने शेयरों और डिबेंचर से जुड़े कई पहलुओं को समझा, उनके प्रकार, अधिकार, उन्हें जारी करने और ट्रांसफर करने के नियम। हाँ, पूंजी में बदलाव जैसे
राइट्स इशू, बोनस, बायबैक, पूंजी में कमी। और डिबेंचर्स से जुड़े सुरक्षा उपाय जैसे ट्रस्टी और डीआरआर, ये साफ है कि कंपनी के पूंजी से जुड़े मामलों को रेगुलेट करने के लिए कानून ने एक बहुत विस्तृत ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल सही। और आप देखें तो कंपनी अधिनियम एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ कंपनी को लचीलापन देता है कि वो अपना कारोबार चला सके, जरूरत के हिसाब से पैसा जुटा सके, तो दूसरी तरफ जो हितधारक हैं, चाहे वो शेयरधारक हों या लेनदार हों, उनके हितों की रक्षा के लिए भी प्रावधान करता है। इन नियमों को समझना किसी भी कंपनी, निवेशक या लेनदार के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो सही जानकारी के आधार पर फैसले ले सकें। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल या सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि पूंजी में कमी या बाईबैक जैसे नियमों का एक बड़ा मकसद लेनदारों की सुरक्षा है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आजकल बाजार में कर्ज जुटाने के नए-नए और काफ़ी जटिल तरीके, मतलब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। हो सकता है वो डिबेंचर की जो पारंपरिक परिभाषा है, उसमें पूरी तरह फिट ना बैठते हों। ये मुमकिन है। तो क्या ये नए तरीके भविष्य में लेनदारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस कानूनी ढांचे के सामने कोई चुनौती पेश कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।